अ, तो साथियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि ओपिनियन रेलिवेंस है नहीं है, तो एक सिद्धांत है। तो हमने बात की थी हेयर से एविडेंस, उसका अपवाद था कि सुना सुनाया जाने वाला, मतलब प्रत्यक्ष साक्ष्य का अपवाद। अब हम जो बात कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे किसी व्यक्ति का कैरेक्टर किस टाइप का है, क्या इसके बारे में एविडेंस दिया जा सकता है। तो इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये प्रावधान करता है कि सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए कैरेक्टर इरिलेवेंट है। वो बोल रहे हैं कि आपको का सिविल विवाद है, कोई दो लोगों के बीच में विवाद है, तो उसमें आप किसी पक्षकार का, किसी क्लाइंट का कैरेक्टर कैसा है, ये इरिलेवेंट है, ये नहीं लिया जाएगा। इसको इरिलेवेंट बनाने की वजह यह है कि मान लो मैं हूं, अपन उदाहरण स्वरूप समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसका कैरेक्टर आज तक ये रहा है कि उसने कभी किसी से कोई रुपया उधार नहीं लिया है। 40 साल की उम्र हो गई है, किसी ने किसी से रुपया उधार नहीं लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले समय में मैं रुपया उधार नहीं लूँगा या मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगर ये चीज़ कि 40 साल तक मैंने नहीं लिया है, मैं इस चीज़ का एविडेंस दूं कि साहब पूरे गुनाह में ये बात क्या आता है कि आज तक उधार बांटा है, लिया कभी नहीं है, और इस चीज़ को एविडेंस के तौर पे मैं रख पाऊँ कि साहब लिया नहीं है तो लिया नहीं जा सकता, जरूरी नहीं है। मैं ये चीज़ मेरे पक्ष में कि आज तक मैंने किसी से उधार नहीं लिया है, एविडेंस के तौर पर नहीं दे सकता, विसंगत है, इरिलेवेंट है। तो फिर कब दिया जा सकता है? तो उन्होंने बता दिया कि सिविल मामलों में दिए नहीं जा सकते। तो फिर क्रिमिनल जो प्रोविज़न है उनकी क्या कंडीशन है? तो क्रिमिनल प्रोविज़न में उन्होंने कहा कि भैया आप किसी व्यक्ति के बैड कैरेक्टर का एविडेंस डायरेक्ट नहीं दे सकते। डायरेक्ट नहीं दे सकते का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस देता है, मान लो मेरे ऊपर आरोप है कि मैं ए नामक व्यक्ति की हत्या का प्रयत्न किया है, मैंने, मेरे ऊपर आरोप है। आप जो प्रोसिक्यूशन है डायरेक्ट मेरे बैड कैरेक्टर का साक्ष्य नहीं दे सकता कि साहब पहले इसने जो किया था वो किया था, फलाना किया था, ढकाना किया था, इसका कैरेक्टर ही है। तो कब दिया जा सकता है? अगर मैं अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस देता हूँ, मतलब कसम से मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग समझ जाएंगे जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, जैसे कुलदीप गुर्जर वगैरह, ये समझ जाएंगे कि मैं किन वकील साहब को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा नाम है गुनाह में, और नाम के साथ पढ़ाई भी शानदार है ना। एडीजे का परी वगैरह निकाल रखा है। वो अपने 138 के दावे में आरोपी
के पक्ष में लिखते हैं कि साहब आरोपी के बारे में ये बात ख्यात है गुना शहर में कि आरोपी सुबह से लेकर शाम तक धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहता है। वह पूर्णतः संन्यास ग्रहण कर चुका है, भगवान को अर्पित हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी कीमत पर किसी के साथ छल नहीं करेगा, किसी को जानते हुए कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं नहीं देगा। अर्थात उन्होंने अपने जो प्रोसिक्यूशन के अपोजिट जो उन्होंने जवाब दिया, तो उन्होंने एक्यूज्ड के गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया। अब चूंकि उन्होंने गुड कैरेक्टर का दिया, तो अब यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के पास पावर आ गई कि वो एक्यूज्ड के पुराने बैड कैरेक्टर के जो एविडेंस हैं, पूर्व दोष सिद्धि वाले हैं, कि साहब जो कह रहे थे अपने उसमें, जैसा कुछ पहले भी 2-3 बार 138 में दोष सिद्ध हो चुके हैं, मतलब कई बार ये चेक दे चुके हैं, तो ये दे सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट नहीं दे सकते। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये जनरली प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, शायद आपके एग्ज़ाम में ना पूछें, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब किसी अन्य मामले में, क्रिमिनल मामले में, होता क्या है कि एक्यूज्ड को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। अब पुलिस जब एक्यूज्ड को, चूँकि आप आगे पढ़ेंगे, आप BNSS में पढ़ेंगे और संविधान में भी आपने पढ़ रखा है कि गिरफ्तारी के स्थान से कोर्ट तक, न्यायालय तक, है ना, यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। ठीक है, मतलब 24 घंटे हैं आपके पास। तो होता क्या है कि जब पुलिस पेश करती है, एक्यूज्ड अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल करता है। अब जब बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो प्रोसिक्यूशन एक अभियुक्त की हिस्ट्री लगाता है कि साहब इस पे ये केस चल रहे हैं, अभी पेंडिंग है। अच्छा, उसमें ये भी अच्छी बात है कि उसमें ये नहीं होता कि साहब इसका जो ये पहले इनमें दोष सिद्ध हो चुका है। जनरली उन क्राइम्स का उदाहरण देती हैं जो अभी पेंडिंग है। तो उस समय पर ये ख्याल आता है हमारे मन में कि यार ये क्या है, ये तो डायरेक्ट बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे रहा है। तो नहीं, देखो बेल एप्लीकेशन की बात चल रही है। मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक होते हैं, इनका नाम अंतर्वर्ती आदेश जिनको बोला जाता है। अंतर्वर्ती आदेश वे होते हैं जिनका मामले के गुणावगुण पर, अर्थात मेरिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। कि अगर ये आदेश दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को जमानत दे दी कोर्ट ने तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो बरी ही होगा, है ना। या नहीं दी है जमानत पूरी ट्रायल के दौरान तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको दोष सिद्ध ही किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। अर्थात ये जो आदेश है, जमानत का आदेश, सिविल में आप देखें तो 39(1), जिसको आप लोग स्टे बोलते हैं, स्टे नहीं होता, उसको इंजंक्शन बोला जाता है। तो टेम्परेरी जो इंजंक्शन है, ये क्या है? ये ऐसे आदेश हैं जो मेरिट पे डिसाइड नहीं किए जाते, बल्कि मामले की व्यवस्था बनाए जाने के लिए दिए जाते हैं। तो आपने बेल एप्लीकेशन फाइल की है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड रख रहे हैं ना, पेंडिंग वाला, तो रख सकते हैं।
ऐसा आदेश दिया जा सकता है, क्योंकि जमानत देना नहीं देना इससे जो इफ़ेक्ट होगा फाइनल जजमेंट पर उसका कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर रखना। वहाँ पे डाउट होता है आपको कि हमने तो ये पढ़ रखा है कि बैड कैरेक्टर का एविडेंस डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता। हाँ, नहीं दिया जा सकता है ना। कब? ट्रायल के दौरान। अभी ट्रायल थी क्या? नहीं थी। अभी बेल एप्लीकेशन, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 24 घंटे के बाद आपको मैक्सिमम 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती है, 90 डेज़ की जुडिशियल रिमांड अर्थात जेल। ये इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रम है ना। तो ध्यान रखना है अपने को, डाउट में नहीं आना है। आगे आते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो क्रिमिनल मामले हैं उन्होंने पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है कि क्रिमिनल केसेस में आप अच्छे कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं, है ना। ये रिलेवेंट है, आप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दंड कार्रवाइयों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है। फिर नेक्स्ट सेक्शन में वो बोलते हैं कि उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी एक्यूज्ड ने अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया है तो उसके सिवाय, मतलब अगर गुड का दिया तो आप बैड दे सकते हो उसका, बैड कैरेक्टर, उसके सिवाय आप डायरेक्ट पूर्वतन, मतलब शुरुआत में ही बैड कैरेक्टर का साक्ष्य नहीं दे सकते। लेकिन किन मामलों में? ये चीज़ ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिसमें जो फैक्ट इन इशू है वो कैरेक्टर ही है। फॉर एग्जाम्पल डिफेमेशन, मानहानि। कोई व्यक्ति मेरी ख्याति को कम करता है कि ये पुष्पेंद्र पाराशर ये क्या पढ़ाएगा, है ना, पागल आदमी है, और पागल कैसे पढ़ा सकता है। तो अब सामने वाले ने मेरी मानहानि की, इससे कहीं ना कहीं मेरी ख्याति पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यह है ना कि ख्याति है कितनी। अच्छा, पुष्पेंद्र पाराशर खुद कहता है कि वो तो छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ, मतलब सबसे छोटा हूँ, नीचों में नीच हूँ। तो ऐसे मामलों में जहाँ पर कैरेक्टर फैक्ट इन इशू है तो वहाँ तो एविडेंस दिया ही जाएगा, तो रिलेवेंट होगा ही डायरेक्ट, ठीक है ना। इनके अलावा डायरेक्ट बैड कैरेक्टर का नहीं दे सकते, गुड कैरेक्टर का दिया है कि उसके द्वारा, देन आप बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। तो ये थी आपकी। फिर आती है इसका स्पष्टीकरण। हाँ, तो स्पष्टीकरण है इसके। पहला कह रहा है कि यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति का बैड कैरेक्टर स्वयं और रिलेवेंट फैक्ट इन इशू है। अब देखो, बैड कैरेक्टर फैक्ट इन इशू, आप खुद ही समझ जाओ बैड कैरेक्टर वाले कौन से होते हैं। कि 376 बोला है ना, 64, मतलब महिलाओं से सेक्सुअल ऑफेंस, महिलाओं से रिलेटेड, तो वे सभी कैसे हैं जहाँ पर फैक्ट इन इशू ही बैड कैरेक्टर है। जैसे इससे पहले हमने सेक्शन में पढ़ा कि डायरेक्ट गुड बैड कैरेक्टर नहीं है। तो आशा करता हूँ फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड बड़ा इम्पोर्टेंट है,
बहुत इम्पोर्टेंट है इसको। नहीं, इसको उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कह रहा कि पूर्व दोष सिद्धि पूरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है कि भैया आप कैसे दोगे, आप क्या दोगे बैड कैरेक्टर के एविडेंस में, वो एविडेंस क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि पुराना जजमेंट होगा ना सामने वाले के खिलाफ जो कोर्ट ने दिया हुआ, ठीक है ना, तो वो रिलेवेंट है। नेक्स्ट आती है कि नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील। तो सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का कैरेक्टर है जैसे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए थी प्रभाव पड़ता है, रिलेवेंट है। आपने कबूतर खाने का सिद्धांत पढ़ा था सेक्शन 10, है ना, पुरानी वाली एविडेंस की 12। तो आपने ये पढ़ा था कि ऐसे मामलों वो सब चीज़ें हैं जिससे नुकसानी की रकम पर प्रभाव पड़ता हो, वो सभी सुसंगत है। तो नुकसान वहाँ पर नुकसानी की रकम पर पड़ रहा था, यहाँ पर किस चीज़ पे पड़ रहा है। कितनी ख्याति थी, नुकसान कितना हुआ, तो वो सभी फैक्टर तो उससे कनेक्ट कर लेना आप। अब इसका जो स्पष्टीकरण है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो कैरेक्टर की इतनी बात चल रही है, कैरेक्टर मतलब है क्या, आप कैसे डिसाइड करेंगे किसी व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। तो इन्होंने बताया कि शील शब्द के अंतर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, किंतु सेक्शन 54 में यथा उपबंधित के सिवाय केवल साधारण ख्याति या साधारण स्वभाव का ही, ना कि विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शित हुए हैं साक्ष्य दिया जा सकेगा। देखें, इस स्पष्टीकरण को लिख लो कि समरूप तथ्यों का साक्ष्य नहीं दे सकते आप। मतलब एक ही जैसे फैक्ट घटित हुए हैं दो अलग अलग मामलों में, वो आप एविडेंस नहीं दे सकते। तो ये अलग से लिखना, पूछ लेते हैं वो समरूप तथ्यों का साक्ष्य कहाँ पे प्रावधानित है। तो उन्होंने कहा कि कैरेक्टर जो है ना, वो जो जनरल सामने वाले की जो ख्याति है, साधारण जो उसका स्वभाव है, उससे प्रकट होता है, ना कि किसी विशिष्ट। अर्थात साधारण ख्याति, साधारण स्वभाव। पढ़ चुके हैं क्या? मैं लोगों पर उनकी हत्या का प्रयत्न करने का आदी हूँ, ये मेरा स्वभाव है। क्या एविडेंस दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो क्या दिया जा सकता कि मैं जो भी मैटर चल रहा है कि ए पर मैंने जान से मारने की कोशिश की, हत्या करने का प्रयत्न किया, उसी ए पर पहले 5 बार और मैं कोशिश कर चुका हूँ उसकी हत्या करने की। ये है जनरल स्वभाव जिसका साक्ष्य दिया जा सकता है। आशा करता हूँ कैरेक्टर के बारे में आप समझे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी डाल देता हूँ बहुत जल्द, है ना। तो बड़ी जल्दी हम इसको कंप्लीट करते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझते हुए। और अगर आवाज़ ना आई हो या जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम इस पर नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे जो भी आपके क्वेश्चन हैं। तो अगला वीडियो जो बनेगा वो हम पढ़ेंगे कि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको
कोर्ट में साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। कोर्ट मानता है ना कि हिंदुओं में एक त्यौहार है दिवाली, तो कोर्ट को पता है आपको प्रूफ नहीं करना है कि साहब ऐसा ऐसा हुआ था, राम जी आए थे तब से वो मना रहे हैं। कोर्ट जानता है ना। या सामने वाले ने, आपने कोई बात कही और सामने वाले ने स्वीकार कर लिया, तो ऐसे तथ्यों को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे उस बारे में। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, और कोई सलाह हो तो अवश्य साझा करें। हम काम करेंगे, मैं काम करूँगा, कोशिश करते हैं ईमानदारी से मैं बनाने की, आप बनने की। धन्यवाद।